नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। युवा देश की तकदीर हुआ करते हैं, युवा देश की शमशीर हुआ करते हैं। जी हाँ, युवाओं के लिए अनेक लोगों ने अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हुए अलग अलग कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से उनका महत्व बताया गया है। और वास्तव में जब भारत की हम बात करते हैं हमारे देश की, तो इसे युवाओं का देश कहा जाता है। और एक अनुमान के आधार पर यदि हम बात कहें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि देश में 65% आबादी लगभग 35 वर्ष या इससे नीचे के युवाओं की है। तो निश्चित रूप से भारत जब युवाओं का देश है और युवा किस ओर जा रहे हैं, ये ही बात तय करती है कि वास्तव में देश किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद ने अपनी पुस्तक सेवा सदन में लिखा है कि युवा आशा पुआल की आग की तरह है, जो जलने में और बुझने में अधिक समय नहीं लेती। लेकिन यदि वही युवा कुछ जलाने लग जाए, ऐसी चीज़ें जो उसके स्वयं के शरीर को भी खोखला बना देती है, तो निश्चित रूप से लगता है कि कुछ गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। युवाओं में बढ़ रही नशे की लत और बचाव, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान दिनेश जी गौरसिया। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी गौरसिया वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपने लंबे समय तक कार्य किया है और सामाजिक क्षेत्र में भी आप निरंतर सक्रिय रहते हैं। दिनेश जी, सबसे पहले चर्चा आपसे यही करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आज हम कॉलेजों में यदि जाकर बात करते हैं या देखते हैं हम समाज को, चारों तरफ जहां भी हम देखते हैं तो लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में नशे का प्रभाव वो निरंतर बढ़ रहा है। क्या कारण मानते हैं? यदि हम इस प्रभाव को देखें तो सबसे पहले हमें इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। आखिर भारत सबसे युवा देश है, विश्व में सबसे युवा देशों की गिनती में भारत आता है और इसका युवा नशे की गिरफ्त में जाता जा रहा है। तो अपना देश एक गोल्डन क्रेसेंट जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलकर के होता है, जहाँ नशे का व्यापार चलता है बहुत बड़े पैमाने पर, और जिसमें बहुत बड़ा अफीम का उत्पादक देश अफगानिस्तान, 90% शायद विश्व की अफीम वहीं उत्पादित की जाती है और उसको सप्लाई करने के काम में बड़ा रोल पाकिस्तान का रहता है। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के नशे पाकिस्तान के द्वारा, अफगानिस्तान के द्वारा, ईरान के द्वारा भारत के युवाओं में भेजे जा रहे हैं जी। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आर्थिक हालात जो हैं वो बहुत जर्जर हैं। इसलिए उनका एक तो मकसद ये रहता है कि उससे आर्थिक संसाधन जुटाए जाएं, और दूसरा पाकिस्तान का दुश्मन देश है, दुश्मनी भी और व्यापार भी। इसको पाकिस्तान व्यापार के रूप में भी देख रहा है और यहाँ के युवाओं को खोखला करके, उसको बर्बाद करके वो भारत से दुश्मनी भी निकालने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दिनेश जी, हम बात करते हैं भारत की, तो जब हम ग्रामीण क्षेत्र को देखते हैं तो बहुत लोगों ने देखा होगा चौपालों पर बड़े बुजुर्ग कुछ नशा उस समय भी किया करते थे और उन चीज़ों को एकदम सहजता से, सामान्य रूप से लिया जाता था। लेकिन आज के इस दौर में जब हम बात नशे की करते हैं तो एकदम सजग हो जाते हैं। क्या लगता है, पहले गंभीरता नहीं थी या फिर नशे के प्रकार में कुछ अंतर है? नहीं, नशे के प्रकार में बहुत अंतर आ गया। पहले नारकोटिक ये पौधों से, पत्तियों से, फूलों से, उनके डोडों से निकाला हुआ वो जो दूध है, तरल लिक्विड है, उसके माध्यम से ही नशा मोटे तौर पर पाया जाता था जी। लेकिन अब केमिकल बेस्ड नशे भी बहुत, जिसको अपन साइकोट्रोपिक कहते हैं जी, उन नशा, वो एक बहुत उच्च लेवल का नशा हो गया है और जिसको आज का युवा फैशन के रूप में ले रहा है। पहले उसको एक बुराई के रूप में देखा जाता था जी। और जो कि सामूहिक परिवार रहते थे तो बच्चों को, युवाओं को पूरा प्रेम मिलता था, प्यार मिलता था, एकांकीपन, अकेलापन,
इस प्रकार की समस्या उसके सामने नहीं थी। तो ये समझा जा सकता है क्या कि पहले जो नशा था, जो नशे का प्रकार था, और जो बुजुर्गों को सामान्यतः हम लोग देखा करते थे चौपाल पर या गाँव में, तो वो जो नशा करते थे वो नशा उतना घातक नहीं था जितना आज का जो केमिकल बेस्ड नशा है ये ज़्यादा घातक हो गया है? बिल्कुल। उस समय का नशा शरीर के लिए नुकसानदायक तो था वो भी, लेकिन इतना घातक नहीं था। अब आज का जो नशा है, केमिकल बेस्ड नशा है, उसमें यदि वो युवक गिर गया और वो आदी हो गया तो उसकी लाइफ भी 8 से 10 साल से ज्यादा नहीं चल सकती। यदि वो उससे नहीं निकल पाया, तो किसी भी प्रकार से उसको निकाला नहीं गया, तो धीरे धीरे मौत के मुंह के अंदर खुद घुसता चला जाएगा, परिवार को तबाह कर देगा, आर्थिक रूप से एकदम बर्बाद हो जाएगा परिवार। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि नशे के भी जो प्रकार धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। इस समय जो नशा, एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो गिरोह के रूप में जो नशे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इतना घातक नशा है कि एक बार यदि कोई युवा उसकी चपेट में आ गया तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है। उससे निकलने के लिए बहुत मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए आवश्यकता ये है कि युवाओं को उस नशे की लत के नज़दीक ही न जाने दें, उससे बचा कर रखें। लेकिन दिनेश जी, हम चर्चा आपसे ये भी करेंगे कि सर्वाधिक खतरा जो है नशे से, वो सर्वाधिक खतरा युवाओं को है। और जब सरकारें या पुलिस प्रशासन इस विषय को लेकर जब काम करती हैं, नशा मुक्ति के लिए सामाजिक संस्थाएं भी काम करती हैं, तो देखने में ये आता है कि कॉलेज जाने वाले युवा वो सर्वाधिक चपेट में आ रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो गिरोह इस दिशा में काम करते हैं, उनको सॉफ्ट टारगेट क्या कॉलेज जाने वाले युवा ही लगते हैं? क्या कारण है? लाइफ स्टाइल चेंज हो गई इस दौर के अंदर। कॉलेजों के अंदर जो स्टूडेंट आ रहा है, पहले परिवार की नजर रहती थी उसके ऊपर, अब वो 5 घंटे 10 घंटे ज्यादा लगा दिया, एक दिन नहीं आया दूसरे दिन आ गया, तो परिवार वाले बहुत ज्यादा पूछताछ के चक्कर के अंदर नहीं पड़ते हैं। और वो जो है गिरोह है, जो किसी ना किसी बहाने से 1 या 2 या 3 या 4 सीनियर स्टूडेंट्स के माध्यम से उस कॉलेज में प्रवेश कर गए, तो फिर वो जो सीनियर स्टूडेंट हैं वो अपने जूनियर जो स्टूडेंट हैं उनको उस जाल में फंसाते हैं जी। और एक बार इस नशे को वो फ्री में देते हैं, और जब उसको लगता है कि वो टेस्ट आ गया उसको, तो धीरे धीरे फिर उससे पैसा लेना चालू कर देते हैं। और जब वो आदी हो जाते हैं, जब उसको नशे की बहुत ज्यादा जरूरत है लेकिन पैसा नहीं है, तो उसको और स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए और उसको फ्री में देने के लिए कि तेरे को फ्री में मिलेगा, तो और स्टूडेंट्स को इसके अंदर ला। इस प्रकार वो अपने जाल को बढ़ाते जाते हैं। शुरुआत के अंदर वो एक तरह से फैशन के तौर पर उसको लेते हैं। उस फैशन के अंदर बॉलीवुड भी रोल प्ले कर रहा है कि आजकल स्टूडेंट्स फिल्में देखते हैं बॉलीवुड के अंदर। बॉलीवुड में बहुत सी फिल्में ऐसी हैं कि जिसमें ड्रग्स को महिमा मंडित किया गया है। उसके अंत में तो ये दिखाते हैं कि वे ड्रग्स बुराई है, लेकिन ड्रग्स ले रहे हैं वो नाक से सूंघ करके खींच करके ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, बहुत तेज साउंड के अंदर सॉन्ग चल रहा है, पॉप सॉन्ग चल रहा है, रेव पार्टियां जिस प्रकार की होती हैं, रेव पार्टियां जिस प्रकार की हैं। तो और बॉलीवुड में तो अपन देखते हैं कि भाई एक तरह से आम प्रचलन का विषय आ गया है। जनरली देखने में आता है कि बॉलीवुड में बहुत सारे सुपरस्टार हैं या स्टार हैं, बहुत पकड़े जा रहे हैं जी। इसके अंदर स्टार्स के पुत्र पकड़े जा रहे हैं कि वो रेव पार्टी में गए। और आज के युवा का जो हीरो है वो रियल हीरो नहीं होकर के वो फिल्मी हीरो हो गया है। इसलिए पहले जिस प्रकार से साहित्य था वो व्यक्ति को मार्जित करता था, उसको एक व्यक्तित्व का निर्माण करता था, तो आज बॉलीवुड की फिल्में वो काम करने लग गई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वास्तव में जो आदर्श हैं वो बदल गए हैं, और जहां से युवा अब प्रेरणा ले रहा है वो प्रेरणा पुंज यदि ठीक नहीं है, वहीं कुछ गड़बड़ है, घालमेल है, उनका व्यक्तित्व यदि इस प्रकार का नहीं है, तो भी निश्चित रूप से युवा जो है उसका मन प्रभावित हो रहा है। लेकिन दिनेश जी, हम चर्चा आपसे ये करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से युवाओं के आदर्श बदल गए हैं, तो इस दौर में
क्या सामाजिक स्तर पर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं या क्या प्रयास किए जाने चाहिए कि युवाओं को उस दलदल में जाने से बचाया जा सके? बहुत स्वयंसेवी संगठन इस दिशा में लगे हुए हैं। पिछले दिनों भारत सरकार ने भी 2021 में 26 जून 2021 को एक जन जागरण अभियान, जिसको नशा मुक्त अभियान नाम दिया गया था, पूरे देश में लगभग 172 जिलों में जन जागरण अभियान चलाया, जिसमें 500 स्वयंसेवी संगठन उस अभियान के अंदर लगे। उस अभियान के अंतर्गत लोगों को जागरूक करना, नशे की बुराइयां बताना और जो पुनर्वास केंद्र हैं उनमें उनकी स्थितियों को स्ट्रेंथन प्रदान करना और जो सेवा प्रदाता हैं जी उनको क्षमताओं से युक्त करना कि उनके पास किस चीज की कमी है, उनकी क्षमताएं कैसे बढ़े, उन सब के ऊपर काफी प्रयास किया गया, बहुत सघनता से प्रयास किया गया जी। लेकिन जब तक समाज खड़ा नहीं हो, जब तक परिवार खड़ा नहीं हो, तब तक इनकी सफलता, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, ये पॉसिबल नहीं है। दिनेश जी, आपने कहा कि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं, साथ ही आप ये भी कह रहे हैं कि परिवारों को भी आगे आना होगा, परिवार को भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। क्या लगता है इस दौर में जबकि एकल परिवार बढ़े हैं, पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, बड़े परिवार हुआ करते थे, आपस में भाइयों में भी मित्रता हुआ करती थी, अब चूंकि परिवार छोटे भी हो गए हैं, सीमित हो गए हैं और एकल परिवार हो गए हैं, क्या लगता है इन परिस्थितियों में युवाओं को नशे की गिरफ्त में आने से बचाने के लिए परिवारजनों की किस प्रकार की भूमिका आप देखते हैं? परिवार में इस समय माता पिता प्रमुख स्थिति में है। तो माता पिता बिजी है, पिता अपनी नौकरी पे जा रहा है या बिजनेस पे जा रहा है, ज्यादातर माताएं भी काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में छोटे परिवारों में बच्चे अकेलापन महसूस कर रहे हैं जी। उनको प्यार, वो जो पहले सामूहिक परिवारों में मिलता था, वो उस प्यार का अभाव है। वो अपना मन लगाने के लिए कुछ ना कुछ तलाशता है और उसी स्थिति का वो जो गिरोह है, वो नेक्सस हैं, वो फायदा उठाते हैं और अपने चंगुल में उसको फंसा लेते हैं जी। इस स्थिति में माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को पूरा भरपूर प्यार दें और साथ में उसको अदर एक्टिविटीज की तरफ उसको भेजें, जैसे खेल कूद की दिशा के अंदर उसको बढ़ाएं, योगा में बढ़ाएं, संगीत में बढ़ाएं। केवल पढ़ाई बस इस समय माता पिता का जो फोकस है कि बच्चा पढ़े, खूब पढ़े, परसेंटेज पर उसका पूरा ध्यान है। अदर एक्टिविटीज हैं उस पर ध्यान नहीं है। यदि अदर एक्टिविटीज युवा की बढ़ी, वो खेल की दिशा में गया, योग में गया, वो संगीत में साथ में गया जी, तो वो स्थिति जो है उसकी अकेलेपन की, उसका सर्किल भी अच्छे लोगों का डेवलप होगा। एक माता पिता को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि उसका बच्चा है, उसकी संगत क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जी। कि उसके आसपास रहने वाले, उसके साथ रहने वाले, उसकी क्लास में रहने वाले या उसके खेल कूद में साथी हैं, वो किस प्रकार के लोग हैं। आज पता ही नहीं है माता पिता को वो किसके साथ खेलता है या क्लास में किसके साथ बैठता है। दिनेश जी, आपने जैसे अभी कहा कि कॉलेज जाने वाले युवा खासतौर पर फैशन के चक्कर में नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, या कॉलेज में जो एक प्रकार से उनका सिस्टम बना हुआ है सीनियर जूनियर्स का, उनमें कुछ लोग सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। एक स्थिति ये आती है, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि बहुत से लोग तनाव से बचने के लिए भी एक बार नशे की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर उस जंजाल में वो फंस जाते हैं। क्या लगता है कि ये जो फैशन वाला विषय है और साथ में तनाव वाला विषय है, इनसे किस प्रकार से युवाओं को दूर रखा जा सकता है? क्या कुछ अन्य विकल्प हो सकते हैं उनको व्यस्त रखने के, या फिर ये नशे का जो जंजाल है इससे दूर रखने के लिए? नहीं, तनाव भी एक महत्वपूर्ण पहलू है इसके अंदर जी। जब व्यक्ति तनाव के अंदर है, और तनाव के अंदर क्यों है, एक युवा तनाव के अंदर उसके कौन से उतना भार भी नहीं है केवल पढ़ाई के अलावा, तो उसके पीछे अकेलापन, उसका जी। अकेलापन उसको तनाव की तरफ धकेलता है। और वो जो उसकी तलाश के अंदर जब वो उस ऐसे नेक्सस के संपर्क में आ जाते हैं और फैशन और
वो फैशन सिंबल भी है, उसको बुराई के रूप में नहीं दिखा रहे हैं वो उसको, और एक अच्छे स्टेटस के रूप में दिखा रहे हैं। देखो उस फला हीरो का लड़का भी है, उस हीरो ने भी है, और तुम्हारा ये जो तनाव है, डिप्रेशन, इससे भी मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे में वो युवा है उसमें फंसता चला जाता है। उस युवा को उससे निकालने के लिए पहली तो बात ये है कि उसका अकेलेपन को दूर किया जाए जी। फिर यदि वो उसके अंदर घुस गया है तो बहुत सारी चीजें हैं समाज के अंदर, पुनर्वास केंद्र हैं, मनोचिकित्सकों की राय ली जा सकती है। ये एक महत्वपूर्ण बात दिनेश जी ने अभी कही कि यदि कोई युवा या कोई भी व्यक्ति यदि तनाव के चलते नशे की ओर आगे बढ़ रहा है तो उसको वहाँ रोकना चाहिए, क्योंकि तनाव का या स्ट्रेस का इलाज वो नशे में नहीं है, उसका इलाज मनोचिकित्सकों के पास में है, उसका इलाज विशेषज्ञों के पास में है। यदि इस प्रकार का कोई विषय आए तो निश्चित रूप से चिकित्सकों की सलाह लेनी चाहिए। नशे की तरफ जाओगे तो जीवन बर्बाद ही होने वाला है। दिनेश जी, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं मनोचिकित्सकों की और उपचार की, जब बात करते हैं तनाव का विषय आता है तो मुझे ध्यान में आता है कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि बहुत सी दवाइयां भी ऐसी होती हैं जो सामान्यतः कुछ बीमारियों के इलाज में काम में आती हैं, लेकिन जब स्वस्थ व्यक्ति उन दवाइयों को लेने लगता है तो उसे किसी प्रकार का नशा होता है, उन दवाइयों की उसको आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है, और फिर बाद में पता लगता है कि जो दवाई बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलनी चाहिए वो भी दवाई किसी प्रकार की सांठगांठ करके बिना डॉक्टर की पर्ची के वो लोग लेने लग जाते हैं। तो समाज में नशे का एक माध्यम ये भी बनता जा रहा है, इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है? ये बहुत बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। मेडिकल स्टोर्स के ऊपर खांसी की दवाई के नाम पर, दर्द निवारक के नाम पर जी, नींद की दवाई के नाम पर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स उपलब्ध हैं जो व्यक्ति को गिरफ्त में लेती हैं, और ऐसी कई उदाहरण ध्यान में आ रहे हैं जी, कि जिसमें खांसी की दवाई वो 2 ढक्कन लेके 4 ढक्कन लेते, 1 शीशी पूरी लेने लग जाता है, और 2 शीशियां 3-3 शीशियां एक दिन में, और एडिक्ट हो जाता है, उसका आदी हो जाता है, और उसका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे जवाब देने लगता है, सोचने समझने की क्षमता उसकी खत्म होती जाती है, निर्णय क्षमता धराशायी हो जाती है। ये इतने साइड इफेक्ट्स हैं इसके, गुस्सा, तनाव, आक्रामकता आ जाती है। ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं। सरकार ने कुछ ऐसे उसके को नियंत्रण भी किया है, और ऐसे मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, उनके लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत बड़ी मात्रा में ये व्यापार चल रहा है जी। थोड़े से लालच के अंदर मेडिकल स्टोर्स वाला बिना पर्ची के दे देता है, जबकि नियम है कि एमबीबीएस डॉक्टर की लिखावट के बिना नींद की दवाई, खांसी की दवाई ये नहीं दी जानी चाहिए। युवाओं को जो है हम बात करते हैं कि इस गिरफ्त से बचाना है, तो ये तो है नहीं कि सारे युवा ही जो है वो नशे की ओर प्रवृत्त होते हैं। क्या लगता है खुद युवा वर्ग जो है उनके भीतर यदि इस प्रकार की ये समस्या पनप रही है, तो हमने बात की सरकारी स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं, सामाजिक स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं, परिवार के स्तर पर जो प्रयास हो सकते हैं उनकी भी हमने बात की। क्या युवा वर्ग खुद भी पहल कर सकता है इस समस्या से निपटने के लिए? किस प्रकार के प्रयोग युवा वर्ग स्वयं कर सकता है, क्योंकि उनके भीतर ही जब ये बड़ी समस्या है तो निश्चित युवाओं ने जब जब कोई दिशा तय की है, क्रांतियां ला दी हैं, जिस भी दिशा के अंदर उसने सोचना शुरू किया है उसमें वो सफल रहा है। जरूरत है कि युवा इस दिशा में सोचना शुरू करे जी। होता क्या है कि जब किसी को दिशा नहीं दी जाती है, या जिसको दिशा नहीं मिलती है, उसको दिशा देने वाले विभिन्न गिरोह समाज में सक्रिय हैं जी। इसलिए उस युवा को यदि दिशा दे दी गई कि तेरे को इस दिशा में बढ़ना है, एक मिशन दे दिया गया, यदि उस मिशन के ऊपर वो चल पड़ा तो निश्चित सफलता मिलेगी। निश्चित तौर पर वो इस नशे से, इस ड्रग्स से वो मुक्त हो जाएगा और नए अचीवमेंट हासिल करेगा।
तो ये कहा जा सकता है कि सामाजिक संस्थाएं तो काम करती ही हैं, लेकिन यदि सामाजिक संस्थाएं भी इस मिशन में, व्यसन मुक्ति के मिशन में यदि युवाओं को आगे लेकर आती हैं, तो एक आयु में भी यदि बराबर के लोग होते हैं तो स्वाभाविक रूप से मित्रवत बातें भी हो सकती हैं और उनमें से ही व्यसन मुक्ति भी हो सकती है, नशे की गिरफ्त से युवाओं को बचाया भी जा सकता है। दिनेश जी, हम चाहेंगे कुछ आंकड़ों की भी बात हो जाए। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार का नशा कितना बढ़ रहा है, कौन लोग उसमें कितने गिरफ्त में आ रहे हैं, कुछ आंकड़ों के बारे में कोई जानकारी दे सकेंगे? देखिए, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और एम्स के संयुक्त रूप से एक पूरे देश में एक सर्वे किया गया था जी। 182 जिलों के अंदर वो सर्वे था। लगभग 2 लाख घरों में वो सर्वे हुआ था। उसकी रिपोर्ट उस समय के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद जी गहलोत ने रखी थी 2019 में जी। उस रिपोर्ट के अनुसार आज की उस रिपोर्ट के अनुसार उस समय तक जी 60 मिलियन ड्रग्स के आदि ऐसे लोग थे जिनको तुरंत इलाज की जरूरत थी जी। आप ये सोचिए कि तुरंत इलाज की जरूरत थी। ये शब्द का अर्थ क्या है? मतलब वो गंभीर स्थिति में थे, बहुत गंभीर स्थिति में थे जी। 60 मिलियन यानी लगभग ब्रिटेन की आबादी के आसपास इतनी संख्या होती है जी। और उस सर्वे में एक आंकड़ा ये भी था कि 16 करोड़ लोग शराब के आदी थे। यानी उसमें वो आंकड़े नहीं है जो ओकेजनली लेते थे, ये वो आंकड़े हैं 16 करोड़ लोग जो बर्बादी के रास्ते पर आगे बढ़ गए थे, जिनको शराब पीना ही मुख्य उद्देश्य है जी। न परिवार है, न परिवार की आर्थिक स्थिति है जी। ऐसे 16 करोड़ लोग, मतलब कल्पना कीजिए कितनी बड़ी संख्या है जी। और उनमें 11 लाख लोग जी ऐसे थे, इनके अलावा 11 लाख लोग जो दर्द निवारक दवाइयां लेकर के ही नशा करते थे। आप देखिए, दर्द निवारक दवाइयों से नशा करते थे। दर्द निवारक दवाइयां लेने का मतलब है वो आपको धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को नष्ट करेगी, आपके लीवर को इफेक्ट करेगी और आपको धीरे धीरे मौत के मुंह के अंदर लेती जाएगी जी। और इस सर्वे के आधार पर उन्होंने एक अभियान चलाया था जो मैंने अभी बताया भी था, नशा मुक्त अभियान जी। कि लोग उस नशे से निकलें और ये पूरे देश भर के अंदर अभियान चला। तो पूरे देश भर में सरकार ने भी अभियान चलाया और विभिन्न सामाजिक और अनेक संस्थाएं भी इस दिशा में निरंतर कुछ न कुछ नया कर रही हैं कि किस प्रकार से युवाओं को आप नशे से दूर रख सकते हैं। दिनेश जी, कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है। हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को कोई संदेश पहुंचे कि नशा उनके लिए किस प्रकार से, किस स्तर तक वो घातक हो सकता है और वो किस प्रकार से इससे बचें। युवाओं को यदि अपने आप को बचाना है तो ये जरूरी है कि उसको इस नशे से निकलना ही पड़ेगा जी। तब वो भी बचेगा, उसका परिवार भी बचेगा, क्योंकि नशा है, ड्रग्स है, ये केवल उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही है, उसके शरीर को नष्ट नहीं कर रही है, उसके परिवार की आर्थिक रीढ़ भी तोड़ रही है जी। समाज को भी खोखला कर रही है। और जब युवक खोखला होगा, समाज बर्बाद होगा, परिवार तबाह होगा, तो कल्पना कीजिए कि इस देश का क्या होगा। इसलिए देशभक्त युवक को ये सोचना चाहिए कि मेरे को देश के लिए ये पहल करनी है, और परिवार से मोह रखने वाले व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मेरे को परिवार को बचाना है, और दूसरा है कि अपने इन सब के लिए खुद को बचाना पड़ेगा। तब परिवार भी बचेगा, समाज भी बचेगा और ये देश भी मजबूत होगा। और तभी देश अपने मजबूती की तरफ, जिसका सपना ले रहे हैं अपन परम वैभव की तरफ, तभी देश बढ़ेगा जब युवा ड्रग्स से या लत से बाहर निकलेगा।
तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि यदि हमें देश को आगे बढ़ाना है तो युवाओं को नशे के जाल से दूर रखना होगा, और ये जिम्मेदारी भी आगे आकर युवाओं को ही निभानी पड़ेगी, चाहे वे अपने परिवार के प्रति समर्पित होने का भाव रखें या भाव रखें समाज और देश के प्रति समर्पित होने का। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यदि आपको किसी भी धर्म का पालन करना है, आपको कोई भी अच्छा कार्य करना है, तो आप अपने शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं, और शरीर को स्वस्थ रखना आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और नशे से दूर हम अपने आप को और इस समाज को रख पाएंगे, तभी व्यक्ति भी स्वस्थ रहेगा, और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से देश भी स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ देश होगा तभी समृद्ध देश होगा, तभी देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा। और बड़ी जिम्मेदारी युवाओं की भी है, क्योंकि बड़ा खतरा युवाओं पर ही मंडरा रहा है। और इसलिए किसी ने बहुत ही अच्छी पंक्तियां कही हैं कि कौन हितैषी कौन शत्रु है तुम्हें समझना अब होगा, आंख मूंद कर नहीं किसी के पीछे अब चलना होगा, तुम पर नजरें टिकी हुई हैं चारों तरफ जमाने की, पहचानो तुम में क्षमता है अग्रदूत बन जाने की, पहचानो तुम में क्षमता है अग्रदूत बन जाने की। युवा को अब अग्रदूत बन के और निश्चित रूप से जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी संकट हैं, उनसे पार पाने के लिए अग्रेसर की भूमिका में युवाओं को आना पड़ेगा। और युवा शब्द के बारे में हम अक्सर कहते हैं कि यदि इसको विपरीत करते हैं तो वायु बनती है। जिस प्रकार से वायु की महक सर्वत्र पहुंच जाती है, युवाओं के प्रयास भी उसी प्रकार चारों तरफ दिखते भी हैं, गूंजते भी हैं, और उनसे आसपास का वातावरण भी सुरभित होता है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को हमें नशे की गिरफ्त से बचाना होगा। दिनेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत ही सरलता से, सहजता से इस एक गंभीर विषय पर आपने हमारे से चर्चा की। आपने अलग अलग प्रश्नों के विभिन्न प्रकार के आपने जो उत्तर दिए, उनके माध्यम से भी निश्चित रूप से युवा वर्ग को भी लाभ मिलेगा। आपने समय दिया, आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।